आज जो हमने काम करना है, फिलिप सिडनी हमारे रह गया था। ठीक है, फिलिप सिडनी बिलोंग्स टू दिस एज। और ये वो दौर का पोएट है जो एलिज़ाबेथन एज से, जिसको हम थोड़ा सा पहले कंसिडर करते हैं कि एलिज़ाबेथन एज के अंदर जैसे जो पीरियड है, टाइम पीरियड, सॉरी, एलिज़ाबेथन एज के शुरू में शामिल करते हैं। एलिज़ाबेथन एज का जो एंड है, ख़ास तौर पे 1590s से हम एलिज़ाबेथन एज को जो कंसिडर करते हैं वो ड्रामा की एज है। ठीक है, उस वक्त ये नहीं कि पोएट्स नहीं थे, पोएट्स थे। शेक्सपियर हिमसेल्फ वाज अ पोएट। वो खुद भी जो है ना वो सोनेट्स वगैरह लिखता था, और उसके 115 सोनेट्स हैं। लेकिन इसके बावजूद हम इस एज को जो 1590s से जो दौर शुरू हो रहा है, इधर से हम कहते हैं कि ड्रामा का एक टाइम पीरियड जो है ना वो आ रहा है। वो क्यों हम कहते हैं? वो इसलिए कि उस वक्त ड्रामा के जो राइटर्स थे वो इतने शानदार थे कि पोइट्री उसके पीछे कहीं छुप गई। ठीक है, और पोइट्री के छुपने की वजूहत जो थी वो भी मैं आज डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह कि क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो सर फिलिप सिडनी है, और फिलिप सिडनी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है वो कौन सी है? आर्केडिया। अगर आपने ग्रुप के अंदर, वो मैंने एक पीडीएफ भेज दिया था, जो हमारा पिछला लेक्चर था और आज का लेक्चर था, उनकी जो हाईलाइट्स हैं वो मैंने पीडीएफ में भेज दी थी। अगर आपने देखा हो तो उसमें आर्केडिया आपको बड़े आराम से जो है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, तो आर्केडिया के अंदर इसने क्या लिखा है? ये भी एक पेस्टोरल रोमांस है। जिस तरह फिलिप जो एडमंड स्पेंसर थे, उसका हमने पढ़ा था कि उसने अपनी पोए जो उसकी फेरी क्वीन थी उसके अंदर पेस्टोरल रोमांस था और एलेग्रिक एलिमेंट था, वो भी बात ठीक है। लेकिन पेस्टोरल का एलिमेंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब उस दौर में ये पेस्टोरल रोमांसेस जिसको आप कहते हैं, या लिटरेरी टर्म है ये भी एक, पेस्टोरल रोमांसेस से मुराद क्या है? कंट्री साइड की जो प्लेयर्स हैं उनको डिस्क्राइब करना। तो फिलिप सिडनी ने अगर ये इस्तेमाल किया है तो उस वक़्त के दौर में और लोग भी ये सब कुछ इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है जी। अच्छा, और फिलिप सिडनी को अगर आप देखें तो ये नहीं हम कह सकते कि ही वाज ऑल टुगेदर अ पोएट और ही हैड पोएटिकल क्वालिटीज़। वो इसलिए कि ही वाज द मैन ऑफ हिज एज। अपनी दौर का वो बड़ा अहम बंदा था, एक लॉर्ड का बेटा था, और गवर्नर था। बल्कि गवर्नर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस जगह का गवर्नर था, लेकिन उसके जो वालिद थे वो गवर्नर थे। अब गवर्नर का बेटा है तो इसीलिए कोर्ट के अंदर उसका आना जाना, और कोर्ट के अंदर रख रखाव वाला जो सारा माहौल होता है, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास का एक सारा कल्चर है, वो सब उसके अंदर मौजूद था। ठीक है, और उस ज़माने के अंदर जो चीज़ ज़्यादा समझी जाती थी अहम, वो ये थी कि आप कोर्ट के अंदर कितने वेल कनेक्टेड है। ठीक है, आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन कितना स्ट्रांग है, आप क्वीन के कितना करीब है, या किंग है तो किंग के कितना करीब है। ठीक है, और आपकी से की वैल्यू क्या है, यानी कि कोर्ट में जो आपकी ओपिनियन है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, और ये उस वक्त दौर में बात बहुत ज़्यादा अहम समझी जाती थी। ठीक है, और इसीलिए फिलिप सिडनी जो है वो पोइट्री कर रहा था, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान था वो, फ़िलासफ़ी के अंदर भी इंटरेस्टेड था, इसीलिए वो उस वक्त के जो लोग थे वो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज के अंदर इंटरेस्टेड होते थे। और जितने भी स्कूल मैन थे, यानी कि जो यूनिवर्सिटी से फारिग थे, वो लोग सब हर फील्ड को जो है ना कोई उन्होंने प्रॉपर एक अटेंशन दी होती थी। ठीक है, उस दौर में इतनी स्पेशलाइज्ड स्टडी नहीं हुआ करती थी, और पीएचडीज वगैरह का कोई फैशन नहीं था। ठीक है, कोई पीएचडीज और एमफिल्स वगैरह वहाँ पे नहीं होते थे। एमफिल तो अभी भी बहुत स्कैंटी है, पीएचडी ज़्यादा होती है। तो मास्टर्स वो करते थे, ये सारे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से ये सारे मास्टर्स कर रहे थे। और उस वक्त का जो एमए था उसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, यानी कि डिफरेंट आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लैटिन है, ग्रीक है, और उसके बाद आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, रिलीजन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिलोसफी, और उस वक्त की जो मेडिकल साइंस थी वो भी थोड़ी बहुत, जो इब्न सीना की ट्रांसलेटेड वर्क्स उनके पास थे, तो ये सारा कुछ जो है ना वो पढ़ा करते थे उस दौर में। ठीक है, तो इसलिए उसने एक प्रोज वर्क भी आपको इसका नज़र आता है और पोइट्री भी नज़र आती है। ठीक है, और आर्केडिया के ऊपर मैं इतना फोकस नहीं करूँगा, लेकिन अपॉलजी फॉर पोइट्री जो इसका प्रोज वर्क है उसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। ठीक है जी। और ये जो आर्केडिया है, अगर हम देखें तो ये किसके ऊपर अपना फोकस था इसका? आर्केडिया पेस्टोरल रोमांस, उन पेस्टोरल रोमांसेस पे फोकस बेस कर रही थी जो फ्रेंच और इटालियन पोइट्री में जिसका हमें
चीज़ें नज़र आती हैं, जिसके हमें एलिमेंट्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो वी कैन से the Arcadia was influenced by the romances of French, Italian, and Greek literature. Or the story is divided into 5 acts. 5 acts. ठीक है जी। और द एक्चुअल स्टोरी इज इन प्रोज बट इट इज डिवाइडेड बाय वर्सेस, ठीक है, लेकिन इसे पोइटिकल वर्क ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 5 एक्ट्स हैं, प्रोज टाइप इसने लिखा हुआ है और दरमियान में पोएम्स जो है ना वो आती हैं, ठीक है। तो ये उसका अपना एक स्टाइल था। अब आते हैं हम अपॉलॉजी फॉर पोइट्री की तरफ। अपॉलॉजी फॉर पोइट्री जो है बेसिकली एट दैट टाइम देयर वाज अ फैशन ऑफ पब्लिशिंग पैम्फलेट्स, ठीक है। उस वक्त फेसबुक की पोस्टें तो थी नहीं, तो पैम्फलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, ठीक है। और जॉन मिल्टन का भी आपको पता है कि बड़े उसने पैम्फलेट पब्लिश किए थे। तो पैम्फलेट्स के अंदर क्या होता था, वो पैम्फलेट ज़रूरी नहीं कि वो एक जिस तरह हमारे होता है कि भाई हमने एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो इस तरह का होता था जिस तरह अगर आपने वो देखे हों कभी, अगर आप किसी सिग्नल पे वेट कर रहे हो तो वो आ जाते हैं ना आमिल बाबा के आपको देने के लिए पैम्फलेट्स, उनके ऊपर पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं और बहुत कुछ लिखा होता है और एक पैराग्राफ की सूरत में भी कई चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह होते थे, पैराग्राफ्स थे, यानी कि 3-4 पैराग्राफ्स का अगर आपने कोई चीज़ पब्लिश करनी है तो वो पैम्फलेट्स लिखते थे और वो पब्लिश कर दिया करते थे, ठीक है। उस वक्त एक जो है ना वो बंदा था स्टीफन गॉसन, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, स्टीफन गॉसन, और इसने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था और इसका नाम था द स्कूल ऑफ अब्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी अब्यूज़ नहीं लिखा जा रहा, अब्यूज़, ठीक है। और ये जो उसका डॉक्यूमेंट था या एक पैम्फलेट था, इसके जवाब में फिलिप सिडनी ने अपॉलॉजी फॉर पोएट्री लिखी, ठीक है। स्कूल ऑफ अब्यूज़ उसने किसको कहा था, उसने पोएट्री को कहा था, ठीक है। और उसने उस जमाने की जो पोएट्री थी उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया था, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ प्योरिटन, स्टेफन वॉज अ प्योरिटन, ठीक है। अब जो प्योरिटन्स हैं वो कैसे लोग हैं, वो बहुत तशद्दुद वाले लोग हैं, यानी कि वो इतने सख्त हैं कि वो चाहते हैं कि किसी किस्म की प्लेयर जो है वो अलाउड ना हो मुआशरे के अंदर, नौजवानों को या जिन जो भी लोग हैं उनको ज़रा सी प्लेयर भी अलाउड ना हो, ठीक है। और वो उसको समझते हैं कि ये सारा कुछ जो है फजूलियात है, ठीक है। और उसने ये कहा कि इस ज़माने की जो पोइट्री है वो पुराने ज़माने की पोइट्री के मुकाबले में अगर आप देखें तो इस दौर की जो पोइट्री थी, जो एलिज़ाबेथन पोइट्री है, उसके अंदर आपको पहले ही पता है कि लिबरलिज्म का एलिमेंट आ चुका था, सेकुलरिज्म थी और रोमांटिसिज्म थी, ठीक है। तो इन सारी वजूहत की वजह से एक स्टीफन गॉसन इसके खिलाफ हो गया, पोइट्री के खिलाफ था और उसने लिखा। तो फिर इसका जवाब दिया है सर फिलिप सिडनी ने, और ये आपके एमए के कोर्स में भी है। और आप इसे कह सकते हैं इट इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ लिटरेचर, फर्स्ट वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म इन अ वे। और इसके अंदर जो ऐसे है उसमें 4 चार्जेस हैं, इसने 3-4 काम किए हैं, वो मैं चारों चैट के अंदर भी लिख देता हूँ और बोल भी देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ही मेंटेन्ड दैट पोएट्री maintained that poetry is better than every other form of learning, every other form of learning और फील्ड ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसने फिर ये भी कहा कि इट इज़ सेलिब्रेटेड, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय ऑल द प्रीवियस सिविलाइजेशंस, ठीक है जी। और पोएट्री इज़ अ डिवाइन लैंग्वेज, पोएट्री इज़ अ डिवाइन लैंग्वेज। अब ये उसने क्यों कहा था, क्योंकि उसने कहा, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो साम्स ऑफ डेविड है पोइट्री की फॉर्म में है और सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन जो है वो भी पोइट्री की फॉर्म में है, ठीक है। तो पोइट्री के कथा के खिलाफ ना हो। फिर 4 चार्जेस थे इस पैम्फलेट के अंदर, 4 चार्जेस थे पोइट्री के खिलाफ, ठीक है। और वो चार्जेस क्या थे कि इट इज़ मदर ऑफ लाइज, इट इज़ नर्स ऑफ अब्यूज़, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ चैट में इसलिए ज़रा देर हो रही है। 4 चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री,
mother of lies, nurse of abuse, wastage of time, wastage of time, and the last one is Plato banished it from the Republic. अच्छा जी, ये चार चार्जेस हैं, ठीक है। मदर ऑफ लाइज का मतलब क्या, उन्होंने कहा झूठ का पलंदा है सिर्फ शायरी। तो फिलिप सिडनी ने इसका जवाब ये दिया कि झूठ का पलंदा ये इसलिए नहीं है क्योंकि कोई पोएट भी ये नहीं कहता कि ये सब कुछ एक्चुअली हुआ है। सारे पोएट्स ये कहते हैं कि इट इज़ एन इमेजिनेटिव वर्क, इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड वन मस्ट बी इमेजिनेटिव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा उसने कहा था नर्स ऑफ अब्यूज, यानी कि इट इज़ समटाइम्स ल्यूड, इट इज़ ऑफेंसिव एंड इट इंस्पायर्स द यूथ टूवर्ड्स वल्गैरिटी। ठीक है, फहाशी की तरफ जैसे लेके जाती है। वल्गैरिटी का मतलब बिल्कुल फहाशी नहीं है जो जिसको हम आज मतलब लेते हैं। वल्गैरिटी का मतलब ये है कि इसके लो लैंग्वेज, ठीक है, घटिया जुबान इस्तेमाल हो रही है पोइट्री के अंदर। ठीक है, तो ये उनको पसंद नहीं थी। प्योरिटन्स यानी कि वो चाहते थे वो जिस तरह लखनऊ की उर्दू है और दिल्ली की उर्दू है, वो इस तरह की लैंग्वेज, कॉलोकियल लैंग्वेज नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए उनको ये बात पसंद नहीं। वो चर्च के लोग थे ना, वो चाहते थे कि भी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए जैसी चर्च के अंदर बोली जाती है। अच्छा, तो फिलिप सिडनी ने इसका जवाब दिया कि भाई पोएट्री जो है वो नर्स ऑफ अब्यूज नहीं है, बल्कि पोएट्स हैं ऐसे जो ये काम कर रहे हैं और इन पोएट्स को रोकना चाहिए जो वल्गैरिटी को फ़रोग दे रहे हैं। और ऐसे पोएट्स के खिलाफ तो सिडनी कहता है कि मैं खुद भी हूँ। ठीक है, और ये कोई भी बंदा होगा, यानी कि कोई भी जो लिटरेरी पर्सन है वो ये नहीं कहेगा वल्गैरिटी फैलाएं आप। ठीक है, वल्गैरिटी और लिटरेचर के अंदर बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, बहुत से लोग सादत, ये मैं बाय द वे यानी कि एक साइड नोट के तौर पे एक बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सादत हसन मंटो जो है वो वल्गर है। ठीक है, बट ही इज़ नॉट वल्गर एट ऑल, ही इज़ नॉट वल्गर एट ऑल। ठीक है, वो वल्गर नहीं है। ठीक है, वो लिटरेरी मैन है, मैन में से एक है। ठीक है, और जो वल्गैरिटी है उसको हम एक लिटरेचर की एक अलग जॉनरा बन चुकी है जिसको हम इसके अंदर शामिल नहीं करते, लिटरेचर के अंदर शामिल नहीं करते। ठीक है, उसको वल्गैरिटी हम क्यों कहते हैं, वो इसलिए कि हम सारे जो हैं वो अल्फाज के मोमिन हैं। ठीक है, अल्फाज के मोमिन का मतलब क्या है कि बातें करने में हम सारे ईमान के आला दर्जे पे फाइज हैं, अमाल के अंदर हम सारे ईमान के लो तरीन दर्जे पे फाइज हैं। ठीक है, बल्कि कभी कभी मुझे तो लगता है मुनाफिकीन में से हैं। तो बहरहाल ये मैं सबको जनरली स्पीकिंग कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा यहाँ एग्जैक्टली आप लोगों को नहीं कह रहा मैं। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग यानी कि पूरे मुआशरे को अगर मैं देखूँ या मुस्लिम उम्मा को अगर आप देखें, ठीक है, तो वो हम क्योंकि अल्फाज के मोमिनीन है इसीलिए हमें लगता है कि मंटो ने पता नहीं क्या बात लिख दी है और अक्सर लोगों ने उसे पढ़ा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आप उसे पढ़ते हैं और उसके अंदर आप जो चीज़ें देखते हैं फिर आप उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आपको मुआशरे के अंदर ये सब कुछ नज़र आता है या नहीं आता। ठीक है, बाय द वे मंटो की लैंग्वेज बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, कोई उसके अंदर वल्गर लैंग्वेज के वर्ड नहीं है। और हमारी जो आजकल की फेसबुक की पोस्ट्स हैं या ट्वीट्स हैं जो बड़े सो कॉल्ड स्कॉलर्स कर रहे होते हैं उनसे कम अज़ कम बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये नर्स ऑफ अब्यूज़ का मतलब ये कि अगर कोई लिटरेचर में कोई ऐसी वल्गैरिटी लिख रहा है तो हम उसके खिलाफ होंगे, ऑब्वियस बात है, यही उसने कही थी। वेस्टेज ऑफ टाइम, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आपने पोइट्री के ऊपर वक्त अपना लगा रहे हैं तो भाई आप कोई और काम कर लें, आप रिलीजन सीख लें अपना या कोई और साइंसेज हैं, उस वक्त साइंसेज आ चुकी थी, आप वो काम करें, आप एक्सप्लोरेशन करें या एस्ट्रोनॉमी सीखें, इस तरह की यानी कि काम करें। तो फिलिप सिडनी इसका क्या जवाब देता है कि पोइट्री जो है वो क्योंकि इस्टेब्लिश कर चुका है, इस ऐसे के शुरू में इस्टेब्लिश कर चुका था कि इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ लर्निंग। तो वो कहता है कि ये सबसे अच्छी है फॉर्म ऑफ लर्निंग है, क्योंकि अगर आपको पोइट्री अच्छी आती है तो आप साम्स ऑफ डेविड भी पढ़ेंगे और आप सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन भी पढ़ेंगे जो कि टेस्टामेंट्स का हिस्सा हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप गॉड के करीब होंगे या गॉडली वेज को आप पहचान लेंगे। ठीक है जी, और लास्ट वन जो था प्लेटो ने इसको बैनिश किया है। अब ये रिपब्लिक क्या थी, प्लेटो कोई कंट्री का मालिक नहीं था। प्लेटो जो है वो सिर्फ एक फिलोसोफर था और उसने अपना एक आइडिया प्रेजेंट किया था, जिस तरह हमने सर थॉमस मोर का यूटोपिया देखा था। ठीक है, एक आइडियल स्टेट है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लेटो ने भी अपना इस तरह एक आइडिया दिया था कि रिपब्लिक में, द रिपब्लिक बुक का नाम है। ठीक है, अगर आपको भी पढ़ना चाहें प्लेटो की फ़िलासफ़ी को तो आप द रिपब्लिक पढ़ सकते हैं और उसके अंदर मॉडर्न ट्रांसलेशन में मिल जाती है।
और आपको उसकी सारी फिलॉसफी का पता लग जाएगा कि प्लेटो क्या फिलॉसफी थी प्लेटो की। तो प्लेटो ने उसमें लिखा था रिपब्लिक में कि बैनिश ऑल द पोएट्स। तो वो कहते हैं अगर पोएट्स को निकाल देते हैं, यानी कि स्टेट से निकाल दिया जाए, किसी पोएट को स्टेट में ना रखा जाए, तो इसका जवाब वो क्या देता है, वो कहता है कि प्लेटो जो है वो हम सब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, और प्लेटो जो है वो फिलोसोफर है, लेकिन फिलोसोफर पोएटिकल फिलोसोफर है, ठीक है, क्योंकि वो इमेजिनेटिव है और क्योंकि उसकी लैंग्वेज बड़ी पोएटिकल थी, ठीक है। ये बातें वो कर रहे हैं क्योंकि फिलिप सिडनी ने ग्रीक लैंग्वेज सीखी होगी, उस वक्त के स्कूल में सीखते थे। अच्छा, तो इसने वो ओरिजिनल टेक्स्ट यानी कि उसका देखा, इसीलिए कह रहा है फ्लावरली लैंग्वेज है उसकी। और फिर ये कहता है कि प्लेटो ने अपने दौर के जो पोएट्स थे उनको बैनिश किया था, हमारे दौर के पोएट्स को बैनिश नहीं किया। और अपने दौर के पोएट्स को बैनिश करने का मतलब ये है कि सॉरी, अपने दौर के पोएट्स को बैनिश करने का मतलब यह है कि वो उस दौर के पोएट्स जो थे वो रियल पोएट्स नहीं थे, ठीक है। उसने कहीं पे ये नहीं कहा कि आप जो बड़े शानदार सोफोक्लिस जैसे राइटर्स हैं या और इस तरह के बड़े एस्किलस है, यूरिपिडीज है, इस तरह के लोगों को निकालना है, ये तो उसने नहीं कहा। उसने उनके बारे में कहा है जो लोग डिजर्व नहीं करते कि उनको पोएट कहा जाए, और वो वल्गर फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है वो किया करते थे, ठीक है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स थे जो फिलिप सिडनी ने इसके अंदर ये गए, ठीक है जी। और लास्ट वन इसका जो है एस्ट्रोफल एंड स्टेला, इसके अंदर इसने अपनी एक बिलावेड थी जिससे इसकी किसी ज़माने में मंगनी हुई थी, और एक 108 सोनेट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एस्ट्रोफल एंड स्टेला के अंदर 108 सोनेट्स हैं और डिफरेंट काइंड्स के हैं। और स्टेला जो है इसका मतलब होता है स्टार इन लैटिन, और फेमिनन स्टार, ठीक है, लैटिन में इसका मतलब था स्टेला का, ठीक है। तो इसने वहाँ से ये वर्ड लिया था और उस पर लिखा था, ठीक है जी। अब हम लेते हैं ब्रेक, और विद इन 5 मिनट्स में जो है वापस आता हूँ, और उसके बाद हम मेटाफिजिकल पोएट्स और जॉन डन और ये सब करेंगे, ठीक है जी। स्टे ऑनलाइन प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।